बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। मैं अपना नाम भूल गई थी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आज पहले हिस्से में हम बात करने लगे 9 मई के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई। 9 मई के 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। इस वक्त ISPR के बयान में कहा गया कि 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील साबित होगा। 9 मई की सजाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ तो उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ फराहम करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की अगर बात की जाए तो उसमें एक बयान में ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने ये कहा कि आज सानिया 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। वैसे तो ये होना चाहिए था कि इन मुल्जिमान को अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी तौर पर ही इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्जिमान और उनके जो सहूलतकार हैं उनके हौसले बढ़ाए। सो क्या हकीकत में यही है? और फिर अब हम जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें जी बैरिस्टर साद रसूल साहब, और साथ ही हमें ज्वाइन करें आमिना शेख। आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। साथ साहब, एक अहम पेशरफ्त ये सामने आ चुकी है 9 मई से मुतालिक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये लग रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक, जैसे कि बता भी दिया गया ISPR की जानिब से, आइन और कानून के मुताबिक मास्टरमाइंड को भी जो है वो कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उसमें कितना टाइम लग सकता है? देखिए, इसके ऊपर तो मैं सिर्फ इंशाल्लाह कह सकता हूँ पाकिस्तान की तमाम बाकी लोगों के साथ मिलके। नहीं, मैं ये जरूर इंशाल्लाह कहना चाहता हूँ कि जो शख्स भी 9 मई का मास्टरमाइंड था उसको अल्लाह करे कि कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और हम भी अपनी आंखों से देखें उनको कैफिर किरदार तक पहुंचते। मेरी गुजारिश इसमें से इतनी सी है कि 9 मई एक बड़ा सीरियस इशू है। बेशक 9 मई इस वजह से सीरियस इशू है कि रिगार्डलेस ऑफ कि आप पॉलिटिकल बात करें, आपकी जो भी पॉलिटिकल वाबस्तगी हो या आपकी इंक्लिनेशंस हो या हमदर्दी हो, एक बात के ऊपर हम सबको इकट्ठे होना चाहिए और वो ये है कि हम रियासत की तमसीलात पे और सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर ना हमला करने में बिलीव करते हैं और जो भी करे उसको सजा देने में यकीन रखते हैं। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं, ये क्लियर पॉलिसी है। कानूनी राय भी अपनी बताइए। जी, ये क्लियर पॉलिसी है। ये रियासत की भी यही पॉलिसी है, हुकूमत की भी यही पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और पॉलिटिकल हुकूमत होती तो उसकी भी यही पॉलिसी होती, अवाम की भी यही पॉलिसी होनी चाहिए कि हम दानिस्ता तौर पे जो लोग किसी प्लान के मुताबिक रियासत के इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला आवर हो जाएं, हम उनको सजा देना चाहते हैं और कानून के मुताबिक जो मैक्सिमम सजा बनती है वो देना चाहते हैं। ठीक, ये सीरियस बात, इसके ऊपर हम मजाक ना करना चाहिए, ना इस मुल्क के अंदर मौजू है। हमने बहुत सारी चीजों को सियासत के तंज़ो मजाक के अंदर डाल दिया, लेकिन ये मेरे ख्याल सीरियस बात है। जो कानूनी क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कानूनी क्वेश्चन ये है कि जो फोरम था सजा देने का, सजा होनी चाहिए। जिस फोरम पे भी इस तरह के लोगों को प्रेजेंट किया जाए उनको मैक्सिमम सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या कानूनी और आईनी तौर पे ये फोरम एक मिलिट्री फोरम हो सकता है या इसको सिविलियन फोरम होना चाहिए था? इसके ऊपर एक मुकदमा फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के इनिशियली बेंच ने कहा, इजाजुल हसन साहब वगैरह वाले बेंच ने कहा कि कोई ऐसी सूरत नहीं जिसके अंदर मिलिट्री तंसीबात, जिसके अंदर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सके। सेक्शन 21D है वो आर्मी एक्ट का, उन्होंने उसको कलअदम करके स्ट्राइक डाउन कर दिया। मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने सरेखम तस्लीम तो हूं, लेकिन उसके लॉजिक से पूरी तरह एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे एक ऐसा सिविलियन जिसका वरना कोई मिलिट्री ट्रायल से ताल्लुक ना हो, ना उसके ऊपर मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन हो, यानी कि ना वो मिलिट्री के साथ सिविलियन कैपेसिटी में काम करता है, जो लोग करते हैं उन पे मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है। अगर आप मिलिट्री को कोई सिविलियन कैपेसिटी में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप उनके साथ कर रहे हो, फौजी अफसरान पे मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है, एक्स फौजी अफसरान पे मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है। ये हम जरा इसको गिन लेते हैं। फौजी अफसरान पे मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है नंबर 1। एक्स फौजी अफसरान के बहुत सारे कामों के ऊपर मिलिट्री जुरिस्डिक्शन होती है नंबर 2। ऐसे लोग नंबर 3, ऐसे सिविलियंस जो मिलिट्री के साथ इंटरैक्ट करते हैं किसी कैपेसिटी में, कोई इंजीनियर काम कर रहा है हमारी किसी फैसिलिटी पे, दीगर जगहों पे, तो उनके ऊपर मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन होती है, होनी भी चाहिए। और चौथी एक ऐसी कैटेगरी है कि आप ना फौजी हो, ना एक्स फौजी हो, ना आप मिलिट्री के साथ काम कर रहे हो, आप एक रेगुलर सिविलियन हो, लेकिन आप एक ऐसी हरकत कर दें
जिसके बाद आपके ऊपर मिलिट्री जुरिस्डिक्शन आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, खुदा न खास्ता अगर कोई पाकिस्तानी शहरी दानिस्ता तौर पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला आवर हो जाए तो रेगुलर कोर्ट में तो ट्राई नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं. तो शायद जुरिस्डिक्शन बनती हो कि ऐसी चीज, अगर कोई कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहा होता तो उसके अंदर ऐसे सीक्रेट्स इन्वॉल्व हैं कि शायद उसकी सीक्रेसी रिक्वायर करती है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो, उस सिविलियन का भी. सवाल यह है कानूनी तौर पे एक के किन सर्कमस्टांस के क्या, एक जो प्रिंसिपल कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो ये है कि क्या मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है या नहीं हो सकता. मैंने अभी आपको 4 कैटेगरीज बताई और मैंने अपनी नाकिस राय दी कि मेरे ख्याल में हो सकता है कुछ सिचुएशंस में. दूसरी सवाल जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल है वो ये है कि क्या ये वो सिचुएशन थी या नहीं. जो 9 मई का अमल है इसमें जितने लोगों को पकड़ा गया, क्या सारे ये उस 2(1)D के अंदर फॉल करते हैं या करने चाहिए, या इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका अगर एंटी टेररिज्म के अंदर ट्रायल हो जाए, सेशंस कोर्ट के अंदर ट्रायल हो जाए तो भी मौजूद है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2(1)D को स्ट्राइक डाउन किया और कहा कि किसी सिविलियन के ऊपर मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन नहीं बन सकती. अपील के अंदर जो मुकदमा अभी जेर इल्तवा है उस मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे वापस लिया और इजाजत दी कि आप जजमेंट्स अनाउंस करते हैं. जी ऐसे ही है. लेकिन मुकदमा अभी बाकी है और कहा कि दिस विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द केस. अब इफेक्टिवली हमें इन दोनों सवालों का सुप्रीम कोर्ट से एक वेन्यू ये है कि हमें इन दोनों सवालों का सुप्रीम कोर्ट से जवाब हतमी जजमेंट में मिलेगा. एक ये कि क्या इन प्रिंसिपल मिलिट्री जुरिस्डिक्शन सिविलियंस पे हो सकती है नहीं हो सकती, मैंने आपको भी कंडीशंस बताई जिसमें शायद हो सकती है. और दूसरा ये कि क्या ये 9 मई के जो इंसिडेंट्स हैं क्या ये उस जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करते हैं या इनका रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल होना चाहिए टीसी में. दूसरा जो इसका एक लीगल पहलू अभी रहता है, एक ये वाला अभी पेंडिंग है, ये मसला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसमें हतमी जजमेंट आनी है. ठीक है. दूसरा जो पहलू अभी रहता है वो ये है कि इन मुकदमात के अंदर जो ट्रायल हुआ और सजाएं हुई हैं अभी उनके पास भी एक अपील का प्रोसेस मौजूद है. वो अपील मेरिट्स के ऊपर नहीं हो रही होगी क्योंकि मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप मेरिट्स किन सर्कमस्टांसेस में चेक कर सकते हैं. वो प्रोसीजरल और दीगर ग्राउंड्स के ऊपर अपील्स हो रही होंगी, ड्यू प्रोसेस पे, 10A पे, दीगर चीजों पे. ठीक है. लेकिन हमने माजी में देखा कि अदालतों ने दोनों तरफ के फैसले किए. ऐसे मिलिट्री ट्रायल्स भी हैं जिनको अदालतों ने अपहोल्ड किया और ऐसे मिलिट्री ट्रायल्स भी कंडक्ट हुए जो अपील में जब गए तो फॉर एग्जांपल पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को 100 के करीब लोगों को रिलीज कर दिया था बेल के ऊपर. तो जो एक्चुअल मिलिट्री ट्रायल के जो प्रोसीजरल मेरिट्स हैं वो भी अभी टेस्ट होने हैं. ठीक है. और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी अभी मुतवक्के है कि कभी आएगा. लेकिन जो लोग भी 9 मई में इन्वॉल्व हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि सिविलियन ट्रायल हो या कहे कि मिलिट्री ट्रायल हो, रिगार्डलेस के असल में कहां पे ट्रायल हो, जो लोग भी 9 मई में एक दानिस्ता तौर पे अपनी विल के साथ, किसी डिजाइन के साथ, किसी खास मकसद के साथ, किसी सियासी एजेंडे के साथ जो लोग भी 9 मई में इन्वॉल्व हैं उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. ठीक है. मुझे नम्रा एक बात कहने दीजिएगा प्लीज. मैंने 11 मिनट की साथ साहब की तकरीर सुनी. नहीं आप आएंगी लेकिन मैंने 11 मिनट की इनकी तकरीर सुनी और मजे की बात यह है कि मुझे दुख भी हो रहा था इनके इमोशंस के ऊपर. इन्होंने एक दफा 2-3 दफा बल्कि शो में मुझे कहा कि जी मैडम इस मुश्किल पोजीशन में हैं, ये डिफेंड नहीं कर सकती हैं. फिर इन्होंने एक दिन वसीम अकरम और रमीज राजा की एक मिसाल भी दी कि आपको उनसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन आता है. आज इत्तेफाक ऐसा है, देखिए टाइम जो है ना वो यही तो टाइम की खूबसूरती है. आज ये उसी पोजीशन में आ गए हैं कि आज ये इनके अल्फाज का चुनाव और इनका अंदाज शायद मेरे से डिफरेंट हो सकता है. ये बसद एहतराम डिसएग्री नहीं करते, मजबूर हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दे दी. मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2(1)D स्ट्राइक डाउन किया था वो गलत जजमेंट है. अनाउंसमेस्ट जो अभी 9 मई की केसेस की हुई है ये ठीक है. नहीं मैं उसी की बात कर रही हूँ. लेकिन आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट से बेहतर तो फास्ट बॉलिंग किसी को आती नहीं है. आपको तशरीह करने कहा कि अपने शेयर का वहां साथ तशरीह करें. चलें फिर बताइएगा, कंटिन्यू. नहीं आई एम जस्ट सेइंग कि हमें ना ये चीज मैं इसीलिए ये समझती हूँ कि हम सबको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए और बड़े अपने ओपन माइंड के साथ चीजें करनी चाहिए. जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे कहा,
اور انہوں نے کہا, ان کا ایک بڑا پرٹیننٹ کوشچن تھا جس پہ میں ضرور کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جو یہ لوگ ہیں ان کا ATC میں بھی ٹرائل ہو سکتا تھا, ان کا ٹرائل کورٹ میں بھی ٹرائل ہو سکتا تھا, اور ان کو آپ نے کیا ضرورت آخر ایسی پڑی کہ ان کا ملٹری کورٹس میں. میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا, پہلے بھی ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں, اس کی ایک مطلب مثال قائم کرنا مشکلات ہر طرف مشکل آ رہا ہے. آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے. وہ میڈم کے الفاظ کے چناؤ میں بھی تھوڑا میرا وہ بھی الفاظ کا چناؤ, وہ سب تھوڑے سے نیشنل ٹی وی تھوڑے سے سب اس میں یہی بات ہے, کیونکہ میرا بس چلے تو میں تو کہوں گی کہ ان سب کو لائن میں کھڑا کرو اور پھر میں بتا دیتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ. انفارچونیٹلی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا اس کے اندر ہمیں بہت ضرورت ہے. ہم 77 ایئرز سے نا یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ایک مثال قائم کرنے کی ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان. بریکنگ نیوز آ رہی ہے, وہ ہم شامل کرنے لگے. ناظرین بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, سو آمد کریے, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین اس وقت دو اہم خبریں ہمارے سامنے جن کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو 6 ماہ کی توسیع جو ہے وہ دے دی گئی. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کا رول سے متعلق اجلاس بھی ختم ہو چکا ہے. اس میں جو تبدیلیاں کچھ سامنے آئی, معمولی تبدیلیاں, نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ جو ہوا کرتے تھے اس کی شرط کو نکال دیا گیا. کسی امیدوار کی انٹیلیجنس رپورٹ لینا یا نہ لینا یہ کمیشن کی اپنی ثوابدید ہوا کرے گا. ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آیا کریں گے. اس کے علاوہ سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا ہوں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ معمولی تبدیلیاں ہیں. یہ 2 اہم خبریں ہم نے شامل کر لی. آپ کا کامنٹ چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قانون جیسے کہ پاکستان اس بات کی دلیل ہے, پاکستان اس بات کی دلیل ہے, اور خاص طور پر پچھلا کچھ عرصہ یہاں پہ گزرا ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لکھا ہوا قانون کچھ بھی کر لیں, جب تک لوگ اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیں گے, جب تک ریاست, ادارے, عوام, پولیٹیکل لوگ اگر اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیں گے تو لکھے ہوئے قانون سے کیا فرق پڑتا ہے. اب سے 4000 سال پہلے, کم از کم 4000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر لکھا گیا تھا کہ thou shalt not kill, آپ قتل نہیں کریں گے. تو 4000 سال سے لکھا ہوا قانون ہے کہ nobody shall murder another person. تو کتنے مرڈرز رک گئے. لکھے ہوئے قانون کے اوپر فرق نہیں پڑتا, فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا. اگر آپ صرف اتنا سا رول لکھتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی ججز کی تعیناتی ہوگی تو یہ کافی ہے کسی بھی سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن جی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے رولز لکھ دیا. سو فار ایگزامپل ایسے ادوار گزرے ہیں جس میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ایک لائن کے لا کے نیچے پورا جورسپروڈنس کریٹ کی, اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کے اندر ایک لائن کے نیچے پوری جورسپروڈنس 2000 سال کی ہے. سینٹ آگسٹین اس طرح چلتے تھے. بہت ساری ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. سوال یہ ہے کہ رولز تو آپ نے لکھ دیے, اس کو اپلائی کیسے کریں گے, اور جو باڈی اپلائی کر رہی ہے کیا وہ واقعی صرف رولز کے اندر نہیں ویسے بھی اپنی انڈیپینڈنس شو کر رہی ہے. تو میں بصد احترام گزارش کروں, ٹیلی ویژن کی مناسبت سے تھوڑی بات کر کے اس میں گزارش کروں کہ منصور علی شاہ صاحب نے اس کمیٹی کے بارے میں خود کہہ چکے ہیں, ہم نے نہیں کہا, میں اور میڈم کہتے تو شاید بھی کسی اور زمرے میں بات جا سکتی تھی. ہم کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں خود لکھ کے اپنے 2 خطوط میں کہ اس کمیشن کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ آپ نے کس کرائیٹیریا کے اوپر اپنے فیصلے کیے, یعنی کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں جن فیصلوں میں شامل ہے کہ کس کرائیٹیریا پہ آئینی بینچ کے ممبران کو چنا سپریم کورٹ کے اندر, اور کس کیس کے اندر سندھ ہائی کورٹ کے اندر چنا. اس حد تک کہ منصور علی شاہ صاحب کا وہ لیٹر جی, اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 19A میں, آرٹیکل 19A میں یہ فریڈم آف انفارمیشن کے زمرے کے اندر آتا ہے کہ عوام الناس کو یہ پتا ہو کہ ہمارے حقوق کے جو فیصلے کرے گی باڈی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہمارے بنیادی حقوق کے فیصلے کرے گی, ان کے ممبران کی تعیناتی کا کرائیٹیریا کیا تھا, فیصلہ کیا تھا, لا منسٹر نے کیا کہا, چیف جسٹس نے کیا کہا, ان کا کوئی تحریری فیصلہ ہونا چاہیے جو ڈسکلوز ہونا چاہیے. تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ قوانین کہ یہ رولز لکھے گئے, بہت اچھی بات ہے, ہمیں ان رول سے کوئی اعتراض نہیں. اور یہ اسی کمیٹی نے لکھے ہیں جس کے یہ خلاف ہے. نہیں سوری, سپریم کورٹ کی کمیٹی نے لکھے ہیں, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں اس کمیٹی کے اندر. میں نے صرف کہا کہ منصور علی شاہ صاحب اپنے خط میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے ڈرافٹ بنایا ہوا ہے, لیکن چیف جسٹس نے موضوع سمجھا کہ کسی اور کی کمیٹی بنا دیں. چیف جسٹس کی مرضی, اپنی کمیٹی خود بھی بنا سکتے تھے. جو بھی رولز لکھے ہوئے ہیں, میرا صرف اتنا سا مقصد ہے کہنے کا کہ رولز لکھنا جو ہے
उसकी बिना पे ये नहीं तायुन किया जा सकता कि वो बॉडी जिसने रूल्स लिखे हैं वो इंसाफ पे, ट्रांसपेरेंसी पे मबनी फैसले भी कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, जरा प्लीज डिस्क्लोज कर दें, जैसे कि आर्टिकल 19 में मंसूर अली शाह साहब कह चुके हैं कि हमारा राइट है। ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक पे नाज़रीन आमिना का कमेंट चाहिए, वो ये कि मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर गुज़श्ता रोज वजीर आजम की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अगर देखा जाए तो मौलाना बड़े सेटिस्फाइड दिखाई दिए। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी का वफ्द भी शामिल था। मौलाना ने इससे पहले भी जो है वो जो पहले ये कहा करते थे कि हम सड़कों पर आएंगे, अभी वो मुतमईन नजर आ रहे हैं। सो आमिना, जो सदर के एतराजात थे, जो डेडलॉक था या इस मामले में आगे नहीं बढ़ा जा रहा था, उन पॉइंट्स को किस तरह से केटर किया गया, किस तरह मौलाना को मुतमईन किया गया या किया जाएगा? देखिए नम्रा, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक तो ये चीज है, जब आपने पहले भी मुझसे सदर के एतराजात के बारे में सवाल किया था तो मैंने आपको ये कहा था कि वो सदर के एतराजात जो है उसकी किसी किस्म की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर नहीं है, बिकॉज वो हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो एक और वो ठीक है, लेकिन वो एक और पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे अगर उनका डिसीजन था। दूसरी बात है, देखिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि मौलाना फजलुर रहमान इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। वो इमरान खान साहब की तरह नहीं है कि जिस तरह वो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे इतने अरसे से। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमने तब भी ये कहा था, और हुकूमत की भी हमेशा ओपन डोर पॉलिसी रही है, और ये मीटिंग जो है उस चीज का एक मुंह बोलता सबूत है। चीजें प्राइम मिनिस्टर के, गवर्नमेंट के और मौलाना के दरमियान इसके ऊपर चीजें सेटल हो गई हैं। उसकी लेकिन जो मौलाना कह रहे हैं कि अब वो बिल ऐवानों से मंजूर होने के बाद ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, सदर मुमलिकत ने जो एतराज किया था उसके बाद स्पीकर वाला मामला है, सो ये कानूनी पहलू के मुताबिक नहीं, मैं आपको वही कह रही हूँ ना, वो तो हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि वो आप जो है उनको सदर को दोबारा भेजा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा। लेकिन उसके ऊपर ऑब्वियसली ये चीज एक बहुत मेजर कंसर्न थी कि उसमें गवर्नमेंट का और जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी जमात है उनका कंसेंसस भी आ जाए, ताकि किसी किस्म की जो रिफ्ट है जो हम हर दूसरे मामले पे आजकल हम कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देते हैं और लड़ाई झगड़ा, उसको हम हल करना चाह रहे थे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस मीटिंग के बाद चीजें सेटल हो गई हैं और इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 दिनों में उसका जो है वो हतमी रिजल्ट भी आ जाएगा जब वो बिल पास हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू दैट इज रिमेनिंग। ठीक है, साथ इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में अब कोई इशू रह नहीं गया वैसे। चलें, ठीक है। साथ साहब, आपकी इस पे क्या राय है जो मौलाना बात कर रहे हैं, कानूनी एतबार से भी अगर देखें? मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब की बात को हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन जो मैडम ने लास्ट बात की कि इमरान खान के अलावा इस मुल्क में कोई इशू नहीं रह गया, इससे मुझे वो दूध और शहद की नहरें याद आ गई जो क्रॉस करके मैं आज स्टूडियो आ रहा था। वहां पे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कोई हम ज़कात देना चाहते हैं, कोई लेने वाला नहीं रह गया। वहां पे लोगों के बच्चे, क्योंकि इमरान खान ने 150 नौकरियां 1.5 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। मैडम, आपकी हुकूमत है पिछले 4 साल से, गुजारिश ये है कि वो जो इमरान खान के अलावा कोई मसला नहीं रह गया ना इस मुल्क में, वो हमारी सड़कों पे नजर आ रहा है। उनसे जाके बात ना कीजिएगा या वोट ना मांगिएगा, क्योंकि उनके जहन में इमरान खान साहब के अलावा हुकूमत के लिए एक दो और मसाइल भी हैं। अगर इतने बुरे वक्त में आवाम ने PMLN को सपोर्ट किया और अंडरस्टैंड किया कि उन्होंने मुश्किल वक्त में रियासत को बचाने के लिए अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को लूज किया, तो आई एम श्योर जब 5 इयर्स की इंशाल्लाह ताला इफ ऑल गोज वेल 5 इयर्स के बाद जो परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो आवाम भी मेरा ख्याल है अब इतना शऊर रखती है कि उनको भी पता होता है कि हमारे लिए क्या। देखिए, अल्लाह का शुक्र है जिस वजह से मैं मैडम को इस बात पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को, जैसे मैडम ने कहा कि अवाम ने नून लीग को जो 8 फरवरी पे मैंडेट दिया, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि इस मैंडेट में मजीद इजाफा हो और अवाम की जो अवाम के आपके बारे में अगर आप एक जुमला अगर जो भी अवाम के आपकी और मेरी भी, क्योंकि आप मेरी लीडर हैं और मैं इस पार्टी का, नून लीग का अदना सा कारकुन हूँ, मेरी दुआ यह है कि अवाम के दिल में नून लीग के बारे में जो भी जज्बात हैं, अल्लाह उनको मजीद शिद्दत दे और देर पा बनाए। अल्लाह करे। साहब, ये जो मदारिस बिल वाला मामला है, इस पे क्या मौलाना को जरूरत पड़ेगी KP गवर्नमेंट से रब्ता करने की, या शायद वो कर भी चुके हैं? ये तो इस पे तो मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां भी हो रही हैं, लेकिन अगर कानूनी एतबार से मैं जरा डिटेल जवाब चाहती हूँ आपका, कहीं पे कोई मसला क्रिएट हो सकता है या आसानी से जो एतराजात थे, जो कानूनी पहलू इसके थे? ये देखिए, जो बात मैडम कह रही है कि गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली है, तो फिर तो कोई कानूनी एतराजात, फिर तो कोई इसके अंदर कानूनी मसाइल नहीं रह गए। अगर गवर्नमेंट ने, अगर फेडरल गवर्नमेंट मौलाना साहब की बात मान ली। नम्रा आज परेशान है। नम्रा कहती है कि रोज हमारे पास एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है, आज कंट्रोवर्सी नहीं मिल रही है, नम्रा ढूंढ रही है वो इस वजह से, क्योंकि हमने मान जो लिया। सवाल पूछूंगी ना, हर पहलू देखना पड़ेगा। मैडम, वो इस वजह से क्योंकि आज हमने तस्लीम जो कर लिया कि पाकिस्तान
पाकिस्तान में इमरान खान के लेकिन अलावा कोई मसला आपका नहीं। कमेंट मुझे अभी याद है कि लेकिन मुझे आपका आपका कमेंट याद है ना, अब मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप मौलाना का झंडा गले में पहन के बैठी हैं, तो आपको इतनी परेशानी है मौलाना के मदारिस के बिल की। मेरी नजर तो फलस्तीन पे थी। चले उन पे देखिए, तो ये हम सबकी perspectives है ना, हर उन पे किसी तो की हम सबकी मुख्तलिफ होती है। नजर मेरे लिए फलस्तीन है, आपके उन पे लिए हम ये सबकी जेल नजर है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी मेरे लिए करे और अल्लाह फलस्तीन है। ताला पाकिस्तान और मौलाना के लिए भी आसानी करे। चलिए ठीक है। अच्छा, ये कुछ खबरें आमना ये भी सामने आ रही हैं कि मौलाना से मजीद भी ताउन दरकार है। तो क्या हुकूमत मौलाना की बात जो जिस तरह से चले आप कह रही हैं कि मान ली गई, लेकिन ऑफिशियली कितने दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट वीक यू विल सी एवरीथिंग विल बी अनाउंस। देखिए, गवर्नमेंट जो है ना, आप ये रियलाइज करें कि डे वन से पैटर्न्स, जिसका मैं बार बार पैटर्न्स की बात करती हूँ, आपको लगता होगा ये एक ही बात पे क्यों स्टक है। पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, गवर्नमेंट हो, ऑपोजिशन हो, आप पैटर्न्स देखते हैं। जिस दिन से पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है, हमने कहा है ओपन डोर पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, स्पीकर हो, हर किसी ने कहा जी हमारी ओपन डोर पॉलिसी है। हमने दिल बहुत बड़ा रखा हुआ है। एक दफा जरदारी साहब ने कहा था, आई फील दैट कि मतलब हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए सियासत में, दिल बड़े रखने चाहिए, ना दिल दुखाने चाहिए, ना अपना दुखाना चाहिए, ना इस तरह की। देयर आर नो क्लोज डोर्स इन पॉलिटिक्स। तो बात यह है कि हम पीएमएलएन बिलीव्स इन दैट कि अगर आपको हमारा कोई दुश्मन भी है, हमारा कोई ऑपोजिशन में भी है, लेकिन पाकिस्तान के बेहतर मफाद में अगर वो कोई बात करता है तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। ठीक है। आपका आज जो अहम पेशरफ्त हुई 25 मुल्ज़िम, आज हम क्योंकि मैम खास तौर पे गौर कर रहे हैं ना, अजीब से तजिया वक्त नहीं था। लिया जी। तो अल्लाह की शान है कि पीएमएलएन जो कुछ अर्सा पहले कह रहा था कि ये हाथ जोड़ रहे हैं, ये घुटने पकड़ रहे हैं, हम इस तरह की चीजों से बात नहीं करेंगे, हम इनको दहशतगर्द समझते हैं, हम इनको, अल्लाह की शान है कि उनके तमाम दरवाजे खुले हैं और वो हमेशा से मुज़ाकरात की बात करते हैं। देखिए, ये दो और हम तो दो बातों को ट्विस्ट करने वाली बात है। मैं आज भी यही कह रही हूँ, मैं आज भी यही कह रही हूँ कि अगर कोई हमसे बात करेगा तो हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर कोई रियासत पे हमला करेगा तो हम उनको सख्त से सख्त सजा देंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये डिसीजन आया। इट वॉज हाई टाइम कि हम ये प्रेसिडेंट सेट करते कि रियासत पे हमला करने वालों को किसी किस्म की छूट नहीं दी यही जाएगी। पूछने लगी थी आपसे कि अब जो दीगर रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बशमूल उनकी जो सीनियर क़यादत है, जो लोग कारकुनान से लेके जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जो नामजद हैं, अब उनके खिलाफ जो केसेस है वो मंतकी अंजाम तक जल्दी पहुंचते हुए नजर आते हैं। आपको कितना टाइम लगेगा उसमें? बिल्कुल, देखिए टाइम लगेगा। ये तो इमरान खान साहब की स्पेशलिटी है कि जल्द से धरने में आके अनाउंस करें, या उनके और जो दोस्त हैं, शेख रशीद साहब कभी आते थे, कहते थे अब 2 गिरफ्तारियां होने लगी हैं, फवाद चौधरी साहब आके कहते थे 1 गिरफ्तारी सुबह होगी, 1 शाम को। ठीक है, वी विल नॉट इंडल्ज इनटू दैट, लेकिन डेफिनेटली इन प्रिंसिपल वी बिलीव कि जितने लोग इस बात में मुलविस थे, वो इमरान खान है, वो जनरल फैज है, वो कोई और है, वो कोई छोटा है, बड़ा है, सीनियर है, जूनियर है, सबको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। हत्ता कि उसका किसी और पार्टी से ताल्लुक है, उसका फौज से ताल्लुक है, किसी से भी ताल्लुक है, सबको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। एंड इट इज हाई टाइम कि हम ये प्रेसिडेंट सेट कर दें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कभी इस तरह का कोई वाकया रिपीट अच्छा, साथ साथ जिन मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं आज, उनके पास अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अगर वो अपील में जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले तो मैं मैडम से एग्री करूं कि इट इज हाई टाइम। हमें रियासत के ऊपर कोई भी हमलावर हो उसको सजा सुनानी चाहिए। इट इज हाई टाइम, एब्सोल्युटली होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रेसिडेंट के बाद, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि सजाएं सुनाई गई, जल्दी सुना देते तो और अच्छा था, कि हम रियासत जिसका अदालत भी हिस्सा है, जिसका दीगर भी लोग हिस्सा हैं, हम जब भी उनके ऊपर हमला हो, ख्वाह 97 की तरह या उसके बाद कुछ अदवार में, हम इस प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे। पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला करना इस मुल्क में इलीगल होना चाहिए और उसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक। जहां तक आपने ये अपील का और दीगर चीजों का कहा, जो लोग जिनको सजाएं हुई हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो एक मुतय्यन शुदा मुद्दत के अंदर, जिसको लिमिटेशन कहते हैं, उसके अंदर अपनी सजाओं के खिलाफ अपनी अपनी अपीलें मुतल्लिका फाइल कर सकें। लेकिन कानून के अंदर इसमें थोड़ी सी ये वाली अपीलें दीगर अपीलों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। इनका एम्बिट ऐसी इंफॉर्मेशन के अंदर उन मेरिट्स के ऊपर नहीं जा सकता जो किसी वजह से मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुई, किसी सीक्रेसी की वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से जो एटीसी के अंदर नहीं ट्राई हो सकी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट फैसला सुना दे, तो इसमें ज़रूर कुछ सीक्रेसी, कुछ दीगर चीज़ें इन्वॉल्व होंगी।
उन सीक्रेसीज को अपील के अंदर नहीं खोला जा सकता. अपील के अंदर जो चीजें देखी जाएंगी वो प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस देखा जाएगा. यानी कि देखा जाएगा कि क्या डिफेंड करने का राइट प्रॉपरली दिया गया, क्या काउंसिल का राइट मौजूद था, क्या एविडेंस पेश करने का राइट दिया गया, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया गया, क्या अपनी एविडेंस रे करने का राइट दिया गया, क्या प्रेपरेशन का अप्रोप्रिएट टाइम था. जो ड्यू प्रोसेस के सब्सटैंटिव राइट्स हैं और प्रोसीजरल राइट्स हैं, उन सब के मुताबिक अपीलें फाइल की जाएंगी और उनके फैसले होंगे. ये बात तो आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगी कि फैसले क्या होते हैं. लेकिन रियासत सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट कि उनके पास सारे सबूत दुरुस्त हैं, उन्होंने प्रोसेस ठीक किया. आई एम श्योर दे आर राइट. ठीक है. अच्छा आमिना, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक और खत लिखा सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को, उसकी क्या अहमियत लगती है आपको? आई एम श्योर कि आपने वो देखा होगा. नहीं, मैंने देखा होगा. आईनी बेंच में जजेस की जो तादाद है, जजेस की तैनाती का जो मामला है या शमूलियत का जो क्राइटेरिया एक तरह से आप कह सकते हैं उन्होंने सेट करने की बात है कि देयर शुड बी अ सर्टेन क्राइटेरिया. असल में मंसूर अली शाह साहब इतने खत लिखते हैं कि यू नो वन लूजेस ट्रैक ऑफ देम कि कौन सा पढ़ लिया है कौन सा नहीं पढ़ा. ये खफा हो जाएंगे. अच्छा, मेरे लेकिन उन्होंने क्राइटेरिया की बात पार्टनर की जो है है कि वो खफा क्राइटेरिया हो होना जाएंगे. चाहिए. ऐसे ना करें. नहीं, आई थिंक देखिए क्राइटेरिया तो बिल्कुल होना चाहिए और किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि क्राइटेरिया. मैंने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा कि उन्होंने क्या लिखा है, बट अहम जनरली पॉइंट्स में यही पॉइंट्स. हाँ, मैं गुजारिश कर देता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा. ठीक है. जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, बाकी हम चीजों को स्किप करके आपके सवाल के पर्सपेक्टिव में, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है. उनका सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन 2 दफा ये फैसला कर चुका है, 3 दफा भी ये फैसला कर चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे कौन बैठेगा. पहले बल्कि 4 दफा फैसला कर चुका है. पहले 7 मेंबर्स को बिठाया गया, फिर जस्टिस शाहिद जमील साहब को ऐड किया गया, आज उस 7 मेंबर बेंच को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, और दरमियान में चौथा फैसला वो है जहां पे कुछ पिक एंड चूज करके सिंध हाई कोर्ट के जजेस को सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जिक्र किया. जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कहना है कि ये लोग, जो ये मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, मुअज़्ज़िज़ तरीन जज साहिबान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में हैं, ये ऐसे फैसले कर रहे होंगे जिनके अंदर अवाम उन्नास का के बुनियादी हुकूक से रिलेट करते हैं. और एक ऐसा कमीशन ये फैसले कर रहा है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट की भी मेजॉरिटी है, और वैसे एग्जीक्यूटिव की यानी नॉन जुडिशियल मेंबर्स की भी मेजॉरिटी है. तो जब तक आप रीजंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे नहीं कि जज नंबर 1 को क्यों स्किप किया और 2 को क्यों किया, और फॉर एग्जांपल सिंध में नंबर 9 से क्यों शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये ऐसे एक्सक्यूजेस हैं जो बाय द वे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुद ने, सॉरी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुद नहीं सिर्फ कह रहे. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिंध हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस उमर सियाल को ऐड किया गया था. उन्होंने खत लिख के कहा कि टॉप 4 जो सीनियर जजेस हैं उन सब ने इस बात से डिसएग्री किया था. चीफ जस्टिस ने डिसएग्री किया था. क्यों ये फैसला किया? नाउ दैट आई नो व्हाट ही हैज सेड. तो देखिए, अगर इस तरह से उनकी ये डिमांड है कि आप रिटन रीजंस दें, 19A का फंडामेंटल राइट है लोगों का ये जानना. आप अगर रिटन रीजंस देंगे हर जज को तैनात करने की, तो मुझे ये बताएं कि इस बात की क्या गारंटी है आपको कि लोग या जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे उनके लाइक माइंडेड जजेस उस रीजनिंग से एग्री करेंगे? और नहीं आप करेंगे मतलब तो चैलेंज कर नहीं, देंगे. तो फिर तो इट्स आपने ये प्रोसेस बनाया है. आप या तो रूल्स प्रोसेस बनाया. लेट मी एक्सप्लेन. या तो ये होता कि रूल्स में लिखा होता, देखिए कुछ होती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, सर्टेन एज, फला चीजें, क्वालिफिकेशंस, वो सारी रिक्वायरमेंट्स तो ऑलरेडी जब वो आते हैं ना जज बनने, तो ऑलरेडी वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आते हैं. ऑब्वियसली वो पूरी करके आते हैं. तो फिर उसके आगे जुडिशियल कमीशन अगर बनाया गया और उनको इस चीज की इजाजत दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस को चुने, तो उसके बाद उनको ये कहना, ये तो मुझे भाई सिंपल सी, एक सेकंड, सॉरी, सिंपल सी बात. अगर ये हुकूमत का जुडिशियल कमिशन जिसमें जुडिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं, कि आपने यहाँ साद रसूल साहब को और आमना शेख साहिबा को क्यों बिठाया? आप बहुत सारे और पैनलिस्ट बिठा सकते हैं. सुने तो सही. अगर ये जुडिशियल कमीशन जिसके अंदर बहुत सारे, जिसमें हुकूमत की अक्सरियत और नॉन जुडिशियल मेंबरान की अक्सरियत है, बिल्कुल, वो अगर आज ये कहे कि हम आजम नजीर तारड़ को जज बना के सुप्रीम कोर्ट का और हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना चाहते हैं, तो कोई बार होनी चाहिए ना इस फैसले को. वो एक सेकंड, सॉरी, ऑफ कोर्स इफ फुलफिल्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, वो 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है और 45 साल से ज्यादा की उम्र है, ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद अपने लॉ मिनिस्टर को आप चीफ जस्टिस लगा सकते हैं. ठीक है, कोई तो क्राइटेरिया देना. चलिए, आपका पॉइंट भी आ गया. नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, कहने लगे प्लीज स्टे विद अस.
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई उसके बाद से लेकर अब तक हुकूमत की मुश्किलात को अगर देखा जाए उनमें बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है, एक तरफ एमक्यूएम कुछ एतराजात कुछ अपने रिजर्वेशन के साथ सामने आती है। ये जो रिजर्वेशन हैं ये भी इस वक्त बदस्तूर जारी हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती ये कशीदगी कम होने का इस वक्त नाम नहीं ले रही। पीपल्स पार्टी के तहफुजात इस वक्त इंतहाई शदीद होते चले जा रहे हैं, जहां पे पीपल्स पार्टी ऐवान में भी अपोजिशन का जो किरदार अदा करती नजर आती है हमें, या फिर पीपल्स पार्टी के जो तहफुजात उनके पेश नजर वजीर आजम ने इसहाक डार को तहफुजात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दी, पूरा प्रोसीजर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी जो कोई इजलास हैं जब अपने पार्टी रहनुमाओं से बात करते हैं सो शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। सो उनकी शिकायत क्यों, इस पे पहला कमेंट साद साहब आप करना चाहेंगे या आमिना? नहीं, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट क्या है कि आमिना, prerogative क्यों है, हम तो ये रियाया जो है। रिजर्वेशंस हैं ये इस वक्त क्यों दूर नहीं हो पा रही? कुछ पॉजिटिव आउटकम अभी तक हमारे देखिए, सामने आपने क्यों नहीं पिछले अपने सेगमेंट में ना एक नंबरा बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, पर्सपेक्टिव। या तो बात यह है कि हुकूमत जो है वो आज इत्तेफाक ऐसा है कि कभी इनकी कोई बात याद आ जाती है, कभी आपकी कोई बात याद आ जाती है। हाँ। लेकिन देखिए, हुकूमत जो है ना वो तो ये कर सकती है कि वो अपने दरवाजे खुले रखे, वो कोशिश करे, एफर्ट करे, कदम बढ़ाए, हाथ पकड़े। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद तमाम सियासी जमातों में से कोई भी हमसे खफा हो, क्योंकि इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की पे। और अगर कोई भी किसी किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, 2014 से आज 2024 तक 10 साल गुजर गए हैं और हम सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ही स्टेबल करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हम ना इकोनॉमी फोकस कर पा रहे हैं, ना हम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, ना हम फंडिंग ला पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह यही है कि हर सियासी जमात को ये लगता है कि मेरा जो पॉलिटिकल कैपिटल है, मैं पावर में आ जाऊं, मैं हुकूमत बना लूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक ये चीज अंडरस्टैंड करने की है कि हुकूमत की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी को हर चीज के अंदर इक्वल रोल दिया जा रहा है, इक्वली इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब ये करते क्या है कि हर चीज में ये लोग शामिल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस इनके पास हैं। इस वक्त जो पिप्स है उसकी चेयरमैनशिप इनके पास है। उसके बाद जिस तरह की कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल डेलीगेशंस हैं, इवेंट्स हैं, वहाँ अभी सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था 2 दिन पहले, उसके बाद स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई 18th आफ्टर 8 years इन पाकिस्तान। सब चीजों में पीपल्स पार्टी की इक्वल नुमाइंदगी शामिल है, जिसके अंदर भले उनके चेयरमैन सेनेट हों, प्रेसिडेंट जरदारी हों या और लोग हों, उर्दू उनकी जुबान में शुमारियत। शशके कहते हैं, शशकों में वो शामिल है। नहीं, ये तो उनकी चॉइस है ना। देखिए, ये बात नहीं है कि शशके, ये आप शशके समझते हैं, बट ये चीजें इंटरनेशनली ऑप्टिक्स के लिए। अब इमरान खान साहब को अगर नहीं आती डिप्लोमेसी तो आप ये गम तो ना करें ना कि कोई और क्यों कर रहा है। नहीं, हम तो आपसे सीखना चाहते हैं डिप्लोमेसी। बिल्कुल सीखना चाहिए भी, और सॉरी, सीखना सेगमेंट चाहिए में भी। क्या मैडम ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे तस्लीम किया कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? अभी जो मैंने आपने ये कहा है कि 2014 में इमरान खान साहब ने खराब की, तब से आज तक वो खराब कर और रहे अभी थे। भी नहीं आ रही। और अब पाकिस्तान अभी भी में नहीं आ रही, जो उनकी आपको मुझे गवर्नमेंट आपकी- ने सब कुछ ठीक किया है। और अच्छा, अब आ रही है? वी आर ऑन दैट ट्रैक। अभी जो है आई चीफ है या मिनिस्टर नहीं साहब, आई? नो बहुत सारे मुआहदे हुए हैं, सऊदी अरब के साथ हुआ है। अभी चीफ मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट आई है मैडम? साहब ऑब्वियसली आएगी इन्वेस्टमेंट, क्या कोई हमने ऊपर से तो नहीं उतारनी ना जो एक दिन में आ जाए, बट हम ये चीजें देखते हैं कि Everything किस takes time. डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही हैं। ठीक, अब हर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है, इमरान खान तो है नहीं कि कागज लहरा दिया या साइन कर दिया उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं पीपल्स पार्टी पे आ जाते हैं। Coming Right back now- to the right topic. now it's a threat. बिलावल मैंने भुट्टो तो सिर्फ जरदारी ये कहा कह कि रहे हैं इससे कि बेशतर अगर हम हमारे clarify कर लें मुतालिबात को कि- कंसिडर नहीं देखिए, किया नहीं, जाता, देखिए- कामरान चसूरी को अगर देखा जाए दूसरी तरफ, वो ये कह रहे हैं कि हम केपी जा रहे हैं, वैसे भी वजीर आला से वो मुलाकात करने लगे, गवर्नर वो ऑलरेडी दोस्त हैं। सो क्या आपकी जो ऑपोजिशन नहीं, सॉरी, आपके जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त ये फैसला कर चुके हैं कि कोई खैर बात कहना है? मेरा बड़ा ऐसा थ्रेट नहीं- भी तो हो मेरा सकता है ना ऐसा गवर्नमेंट के नहीं- लिए। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, क्योंकि देखिए इस वक्त चीजें बड़ी इंटरट्वाइंड है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी समझदार पॉलिटिकल पार्टी इन हालात में ये फैसला करेगी, क्योंकि अपनी सियासत के अलावा पाकिस्तान का भी तो सोचना है ना। तो मैं यही कह रही हूँ, जो मैंने पर्सपेक्टिव से बात शुरू की थी, वो फिर साथ साहब का कॉमेंट आ गया बीच में जी, कि बताएं। पर्सपेक्टिव की ये बात है कि अगर गवर्नमेंट आपका हाथ पकड़ रही है और गवर्नमेंट अपने दरवाजे आपके लिए खोल के बैठी हुई है और गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इनके मुताबिक भले वो शशकी हो या वो बातचीत हुई तो फिर वो पॉजिटिव आउटकम वो यही तो कह रहे हैं ना ये कि तो नहीं ये आएगी, उनका क्यों नहीं आएगी? पर्सपेक्टिव है ना कि अगर वो फिर भी नाखुश हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक अब गवर्नमेंट जो है वो तो ये वो वाली बात है कि एक बच्चा अगर रो रहा है तो उसको माँ चुप करा सकती है, खाना खिला सकती है, और क्या कर सकती है। मैं- अगर साथ साथ मैं- वो कह रहे हैं मैं- हमारे मैडम, बच्चे मैं-
मुतालिबात अपने कानों पंजाब बात में है। वज़ीर ये आला से तीसरी शिकायत चौथी है कुछ। दफा ना वो हमने वो बताया आपको गया है बच्चे वाली मिसाल कि जब वो मेहमान आएंगे तो फिर वालिदैन बताएंगे कि अपने कमरे से नहीं निकल सकते जब इन्होंने सारा शहर बंद कर दिया। कोई नहीं, अब वो बच्चों को पेस्ट्रीज आर बैक वो अपने आपको असल में वो गम है कि पेस्ट्री नहीं ले रही थी इनको वो बचपन में। गुजारिश पेस्ट्रीज हम है इनके लिए लेके आए थे, इन्होंने वो खाने से इनकार गुजारिश कर दिया। है अवाम के, अगर आपको सही। वोट पड़े जो कि पड़े नहीं है, लेकिन People's चले Party अगर का गिला जो है वो अवाम का गिला नहीं है, उनका गुजारिश- political गिला है। गुजारिश अवाम ने जो आपको वोट डाला है ना, वो अपनी खिदमत करने के लिए डाला। चलो, People's Party पे अगर कमेंट आप कीजिएगा, खुद please। वालिद का एक या पेरेंट्स का रोल एज्यूम कर लेंगे ना, तो आपकी गवर्नेंस कभी भी ठीक नहीं होगी। थोड़ी सी मुनासिब इसको करें, मेरी तो ख्याल है कि इस इस्तेलाह को थोड़ा बेहतर असल में करें। इनको शायद वो वक्त याद आ गया, ये कह रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से सिर्फ जो है बाजवा साहब को और जनरल फैज को वालिद का दर्जा मिल सकता है, किसी हुकूमत को नहीं मिलना चाहिए। देखिए मैडम, सुनने वाले मुझे भी सुन रहे हैं और आपको भी, और अब उनको इस बात का एहसास होगा कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। नहीं, आप अच्छा, लिखी गुजारिश तो नहीं है, है, लेकिन आपने sorry, इम्प्लाई गुजारिश- की। आपको पता है ना, लीगल लैंग्वेज में इम्प्लाइड वाली चीजें जो थी ज्यादा खतरनाक मैडम, होती। मैं आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करना चाहता। मैडम हमारी हाकिम है, हम तो रियाया है, तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आप जो भी कह रही हैं उससे। ठीक है, गुजारिश मुझे है एक और टॉपिक पे सॉरी comment गुजारिश करना है कि time पीपल्स का। पार्टी के अंदर गवर्नमेंट का ये कहना है, जो मुझे इनकी बात से समझ आया, कि भाई आप मजे तो सारे कर रहे हैं, वो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे भी नहीं है, और आप मजे तो सारे कर रहे हैं, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे। तो फिर ये तो वही बात हुई कि एक बच्चा होता है, उसको जो भी मिल जाए वो रोना बंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी इस बात को नोट करे कि दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग टू यू। यू आर लाइक दैट चाइल्ड जिसने टॉफी भी खरीद ली और रो भी नहीं रहा, बट हम आपसे ये और रोना बंद भी नहीं कर रहा। हम आपसे ये रिक्वेस्ट ठीक कर है, रहे हैं मुझे कि आप आपका- मेहरबानी करें, पाकिस्तान के बेहतर मफाद में सोचें। फिलहाल लेट्स कीप आवर पर्सनल पॉलिटिक्स असाइड एंड थिंक अच्छा, एक और अबाउट। टॉपिक पे आपने और आपको रोना कमेंट बंद चाहिए करें। होगा। अब आज आपको साथ चीजें साथ मैं मिल गई हैं, बताती रोना बंद हूँ करें। साथ साथ मैं बताती हूँ कि आज गवर्नर पंजाब जो है सरदार सलीम हैदर साहब, वो भी कुछ पीपल्स किसान विंग से उन्होंने खिताब किया आमिना, उसमें उनका ये कहना है कि इत्तेहादी हम जरूर है, मगर हमारी जुबान पर ताला नहीं है और हाथ हमारे नहीं बंधे हुए। बड़े एनर्जेटिक वो नजर आए। उन्होंने कहा कि जहां पे भी ज्यादती होगी हम वहां पे अवाम के साथ खड़े होंगे। मरी का दिन पर्टिकुलरली उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ऑपरेशन अपनी पसंद का शुरू किया गया मरी में, और मरी के जो रिहायशी हैं वो इस वक्त उनके साथ जो होने वाली ज्यादती है उसके अजाले के लिए पीपल्स पार्टी मरी के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। तो उसमें by आमिना, the way, ये उसमें, किस ऑपरेशन जी उसमें हमारे फॉर्मर नून लीग के प्राइम मिनिस्टर भी साथ जी बिल्कुल, शायद खाकान शायद अब्बासी खाकान साहब नहीं, अब्बासी बल्कि साहब आप भी कह उनके सकते साथ हैं, इनकी पार्टी हैं के ही वाज वन ऑफ दोज पीपल जो उसको लीड कर रहे जी, थे। जी। सो आमिना, अगर मरी के अवाम, मरी की पॉपुलेशन को अगर देखा जाए, पाकिस्तान का नॉर्थ है, बल्कि फवाद चौधरी साहब को मैंने ये कहते सुना कि ये अपने घर के रास्ते को हमवार करने के लिए वहां से रास्ते से सब कुछ हटा रहे हैं, ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आप इस ऑपरेशन की अच्छा, चीज देखिए हकीकत नम्रा, बताइए। मैं बिल्कुल बताती हूँ। एक पहली चीज, गवर्नर साहब भी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और शाहिद साहब हैज बीन वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने मुझे बहुत कुछ जो नून सिखाया है। लीग की सियासत। पहचान है। नून लीग की पहचान भी, और मुझे पर्सनली भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला इन ऑल दीज इयर्स विद PMLN। सो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम, दे आर माय सीनियर्स। लेकिन देखें, बात यह है कि हर चीज का एक पॉलिटिकल एंगल होता है अनफॉर्चुनेटली। और जब सरदार सलीम हैदर साहब गवर्नर बने तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे सवाल पूछते हुए सुना कि ये हैं कौन। सो फॉर द लास्ट 15-20 years ही वाज एन अनरिकग्नाइज्ड मैन, नो पॉलिटिकल करियर, नो ब्राइट करियर, नथिंग एट ऑल। सो अब अगर वो अपने आप को, नहीं मैं उसी पे आ रही हूँ, मुझे मैं थोड़ा सा आपको सियाको सबाक के साथ सारी बात समझाना चाह रही हूँ कि अब अगर वो रैंडमली आके एक दिन, अब क्योंकि वो गवर्नर भी बन गया, अच्छा गवर्नर बन के भी आपको पता है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गवर्नर का किस हद तक रोल है। अब गवर्नर बन के भी उनको शायद ये लग रहा है कि यार ये मेरे पास एक गोल्डन रोना नहीं बंद कर अपॉर्चुनिटी रहे है, हैं, अब टॉफी भी मिल गई है, मेरे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वापस एकदम से रेलेवेंट होने के लिए। मरी के और अवाम क्यों इस वक्त नाराज है? नहीं देखिए, पंजाब मरी के गवर्नमेंट अवाम क्या क्यों कर रही है? नाराज है? अब आप ये That's मुझे the बताएं कि दुनिया में कब कहीं ऐसा होता है कि लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए और लोग खुश हो जाएं उस पर? अगर देखिए, अगर मैडम सारी दुनिया में लॉ को इम्प्लीमेंट करके लोग खुश होते हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना। रूल ऑफ लेकिन लॉ देखिए, के लिए reaction- सारे लोग बाहर निकले हुए हैं, नहीं, सारी it's okay. दुनिया में चले, आप डिमांड नहीं लॉ है। की है। आमिना का पॉइंट ऑफ व्यू ओ, सुन लेते हैं, क्योंकि please, पंजाब सारी दुनिया में गवर्नमेंट, डिमांड ही लॉ की देखिए है, वो खुदा पंजाब का असेंबली वास्ता की है। MP है। देखिए मैं आपको बताती हूँ बात क्या है। अब अगर बहुत सालों से उन्होंने वहां पे इंक्रोचमेंट्स की हुई है, अनलॉफुल तरीके से वहां पे रेडिया लगाई हुई है, मार्केट्स बनाई हुई है, सारा कुछ किया हुआ है, तो उनकी जरूर जो है उनको प्रॉब्लम्स तो शायद आएंगी, उनको दोबारा से अपना कारोबार स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, बहुत सारी और चीजें होंगी। लेकिन क्या हम इस वजह से लॉ की इंप्लीमेंटेशन छोड़ दें? क्या हम इस वजह से इंक्रोचमेंट ड्राइव्स, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स करना छोड़ दें? क्योंकि आवाम को देखें, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना, यहाँ बैठ हमारा रोजगार है ये,
बिल्कुल है रोजगार, तो गवर्नमेंट जो है उनको कॉम्पनसेट करेगी। और गवर्नमेंट पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत जगहों पे कॉम्पनसेट किया भी है, जहां जहां पे फॉर इंस्टेंस जिन लोगों की पहले बहुत अरसा, बहुत लॉन्ग टाइम बैक रावलपिंडी में भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, जहां जहां एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई वहां पे उन लोगों को, जो डेयरी वाले थे, जो छोटे स्टॉल्स वाले लोग थे, उनको ऑल्टरनेट जगह प्रोवाइड की गई अपना कारोबार चलाने के लिए। तो देखिए गवर्नमेंट के लिए ना, गवर्नमेंट इज वॉकिंग ऑन एग शेल्स। मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं करी, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को भी बहाल रखना है, गवर्नमेंट ने जो है आवाम को खुश भी रखना है, उनको परेशानियों से भी बचाना है, एक शील्ड का काम भी करना है, एक ये फिर खफा हो जाएंगे लेकिन एक फादरली फिगर का भी रोल देना है। सो मसला ये है कि आप गवर्नमेंट को सिर्फ तनकीद का निशाना इस बात पे तो बना रहे हैं कि जी फलां बंदे की रेड़ी वहां से आपने हटा दी, लेकिन जब उसी रोड के ऊपर 6-6 घंटे ट्रैफिक जैम होगी और उस ट्रैफिक जैम में लोगों की जाने जाएंगी, तो तब भी आप सवाल गवर्नमेंट से ही। जीका गली में वैसे ट्रैफिक नहीं जैम होता है, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं हो सकती है ना, क्या किसी ने ये लिख के दिया हुआ है इन राइटिंग, किसी ने क्या इन राइटिंग दिया हुआ है कि जीका गली में कभी ट्रैफिक जैम होना हराम है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात यह है कि जब टाइमली हम मेजर्स नहीं लेते हैं तो भी हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि जी गवर्नमेंट सो रही थी, जिस दिन ट्रैफिक जैम हो जाएगी उस दिन हम कहेंगे कि पिछले 10 साल से गवर्नमेंट सो रही थी कि आज इनको याद आया कि आज ट्रैफिक जैम होगी और आज ट्रैफिक जैम लोग मर गए। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के लिए भी इतना ईजी नहीं है, बट गवर्नमेंट 100% उन तमाम जो छोटे कारोबार वाले लोग हैं उनको डेफिनेटली कॉम्पनसेट करें। चलें जी, ठीक हो गया। साथ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिना बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह आपका होती है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।